गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। और हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो है आपका साइंस जोन से जो है वो आप पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को जो है वो लाइन बाय लाइन क्लियर करें, स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तो हम लोग एनसीईआरटी को पूरी तरह से हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। और हम लोग इसमें जो पढ़ रहे थे बायोलॉजी, उस बायोलॉजी में हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था। सेकंड चैप्टर का कुछ जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इवेंट्स थी उसके बारे में हम लोगों ने जान चुका था। उसके बारे में उसके अलावा उनमें जो इवेंट होता है वो इवेंट पुबर्टी के बाद होता है। इस सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या क्या देखे थे एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है, इस इवेंट में बहुत सारे, जैसे गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर रहा होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाकर के वो यूट्रस वॉल से अटैच होता था, वो अटैचमेंट को हम लोग इम्प्लांटेशन के नाम से जाने थे। ये सारा चीज जो है हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके बाद ये सारे इवेंट्स जो है वो शुरू हो रहा था पुबर्टी में। तो पुबर्टी में क्या क्या मेल और फीमेल में कैरेक्टर दिख रहा होता है, उस कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पुबर्टी बोले किसको थे? तो पुबर्टी कहा गया था कि अगर कोई मेल और फीमेल जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर रहे हैं, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने की जो समय है या जो अटेन कर रहे हैं, उस कंडीशन को, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को ही कह दिया गया था पुबर्टी। तो पुबर्टी के कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात की थी। पुबर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल अगर है तो मेल के फेस के ऊपर जो है वो मुस्टैच बियर्ड निकल जाता है, जैसे मेरा निकला हुआ है, तो मुस्टैच बियर्ड निकल जाता है, उनका आवाज जो है वो भारीपन हो जाता है। इसके अलावा जो है उनका शोल्डर का हिस्सा, ये शोल्डर का हिस्सा, मेल में शोल्डर का हिस्सा जो है वो चौड़ा होता है। इसके अलावा जो है वो उनका जो स्वेटिंग होते हैं वो स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, आर्मपिट, लेग्स, प्यूबिक, इन एरियो में जो है वो हेयर ग्रो कर रहा था, प्यूबिक हेयर ग्रो करना शुरू कर गया होता है। ये पुबर्टी कैरेक्टर हम लोग मेल में देखे हुए थे। फीमेल में क्या हम लोग पढ़े थे कि फीमेल में जब ये पुबर्टी चल रहा होता है तो फीमेल पुबर्टी में क्या हो रहा होता है, उनका साउंड जो है वो मेल की अपेक्षा स्लाइटली, जो मेल में डिपेंस होता है साउंड, भारीपन आता है, वो फीमेल में जो है वो नहीं होता है। फीमेल का जो है वो स्लाइटली जो है वो क्या होता है, उनमें हाई पिच्ड हो जाती है, उनका आवाज सुरीला हो जाता है, उनके फेस जो है वो ऑयली हो जाता है, पिंपल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट शुरू हो जाता था, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा जो है उनके आर्मपिट या फिर उनके प्यूबिस रीजन जो है, पेल्विस रीजन में जो है हेयर ग्रो कर जाता है, स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है। ये सारा इवेंट जो है वो पुबर्टी कैरेक्टर में हम लोगों ने देखा था। फिर हमने ये भी बात किया था कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां मिला था? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मिल रहा था कि मेल में भी और फीमेल में भी, ये दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां होता था? तो पेल्विस रीजन में हम लोगों ने पढ़ा कि पेल्विस रीजन में हो रहा होता है। और उस पे हम लोग इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल दोनों का, मेल का भी और फीमेल का भी, दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी पेल्विस रीजन में होता है। अब इस पेल्विस रीजन में मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग देखे थे कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस मिला था कि मेल में जो है वो 1 पेयर टेस्टिस होता है, और साथ ही साथ एसोसरी ग्लैंड होता है उनके पास, एसोसरी डक्ट होता है। एसोसरी डक्ट के साथ एसोसरी डक्ट और एसोसरी ग्लैंड होते हैं। इसके अलावा जो है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। यहां तक हम लोगों ने
पिछले क्लास में बात किए हुए थे, इस पर हम लोग जान चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है मेल में। तो हम लोगों ने अब इनमें जो वन पेयर जो टेस्टिस था, इसकी कहानी जानते हैं, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। क्या है भाई टेस्टिस, क्या होता है टेस्टिस में, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का बना होता है, ये सारे बातें जो हम लोग इसको टेस्टिस के बारे में जानते हैं कि टेस्टिस क्या होता है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, उस फिगर में हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को देख लेते हैं कि ये जो फिगर है, ये एनसीईआरटी का जो फिगर है, उस एनसीईआरटी फिगर में क्या देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वन पेयर टेस्टिस होता है। तो एक टेस्टिस को जो है वो यहाँ देख रहे हैं कि एक टेस्टिस जो है वो इस सैक में पड़ा हुआ है। ये जो सैक है, इस सैक को कह दिया जाता है स्क्रोटम सैक। जहां पर टेस्टिस है उस हिस्से को कह दिया जाता है स्क्रोटम सैक। अब इस टेस्टिस को स्क्रोटम सैक में क्यों रखा गया है? तो मेल में गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है ना, मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे, लोअर टेम्परेचर पे। यानी बॉडी का एक नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और मेल में गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो इस टेम्परेचर पे नहीं होता। मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है इस टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पर होता है। तो 2 से 2 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है, इसलिए मेल का जो टेस्टिस है उसको स्क्रोटम सैक में रखा गया है। स्क्रोटम सैक में रखा जाता है, स्क्रोटम सैक में है। फिर इसके अलावा इस फिगर में और क्या देख रहे हैं? तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसको कार्पस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पी शेप्ड स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा कि ये पी शेप्ड स्ट्रक्चर में है, मटर के दाने के बराबर का होता है। लेकिन ये क्या करता क्या है कि ये यूरेथ्रल पार्ट जो है, जो यूरेथ्रा है, उस यूरेथ्रा के एसिडिक पार्ट को जो है वो ये न्यूट्रलाइज कर देता है। दैट मींस कि इनका सेक्रेशन बेसिक होगा नेचर में। तो ये बेसिक नेचर का सेक्रेशन करके इस ग्लैंड के द्वारा इस यूरेथ्रा के एसिडिक मीडियम को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। फिर ये देख रहे हैं पेनिस है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट पेनिस। तो ये जो पेनिस है, ये पेनिस चारों तरफ से जो है वो कवर्ड होता है थीन स्किन से, और थीन स्किन से कवर्ड होता है उसको कह दिया जाता है फोर स्किन से ये चारों तरफ से कवर्ड होता है। पेनिस के इनसाइड से ही गुजर रहा होता है यूरेथ्रा। इसमें भी हम लोग पेनिस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पेनिस जो है वो दो तरह के इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए हैं। मेनली दो ही तरह के हैं। एक्चुअली में जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो 3 मिलेगा आपको, एक्चुअल में 2 ही है। एक है कॉर्पस कैवर्नोसा और दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसा, ये जो है कैवर्नोसा का 2 पार्ट हुआ है, कैवर्नोसा का 2 पार्ट हो गया है। तो कहते हैं कि 3 है और एक पार्ट जो है वो स्पॉन्जियोसम का है। तो 3 इरेक्टाइल टिश्यू, एक्चुअली में 2 ही इरेक्टाइल टिश्यू। तो 2 इरेक्टाइल टिश्यू होता है पेनिस के पास, और जो स्पॉन्जियोसम है ना, उसी स्पॉन्जियोसम के पास जो है ये यूरेथ्रा होता है। स्पॉन्जियोसम से होकर के गुजरता है। फिर इसमें देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो नंबर में एक ही मिलेगा। वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट जो 1 पेयर मिलेगा। फिर सेमिनल वेसिकल्स, ये भी 1 पेयर मिलेगा। हाँ, इजाकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स और स्पर्म डक्ट, ये दोनों जहां जाकर के फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद एक कॉमन डक्ट बनता है। एक तरफ से तो आ रहा होता है स्पर्म डक्ट। अब स्पर्म डक्ट जो है ये आकर के सेमिनल वेसिकल्स डक्ट के साथ सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ जो है फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद एक कॉमन डक्ट आता है। एक इधर से आ गया स्पर्म डक्ट। अब स्पर्म डक्ट के साथ जो है यहाँ सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, और सेमिनल वेसिकल्स का डक्ट और स्पर्म डक्ट दोनों फ्यूज की। फ्यूज करने के बाद एक कॉमन डक्ट बनाया, और ये जो कॉमन डक्ट बना ना, इसी कॉमन डक्ट को कह दिया जाता है इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट बन जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जो रिप्रोडक्टिव का हिस्सा नहीं है, रिप्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का कोई काम नहीं होता। हम लोग यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा हो गया।
तो ये एक्सक्रेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं है। फिर रेक्टम, एनस, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में तो हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो एंडिंग पार्ट है वो रेक्टम और एनस है। तो ये एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। तो इनका भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। यूरेटर, यूरेटर का काम होता है कि किडनी जितना भी यूरिन को प्रोसेस कर रही, क्लियर कर रही, फिल्टर की है, वो यूरेटर से हो करके जो है वो आकर के यूरिनरी ब्लैडर में इसमें जो है जमा होता है। तो यूरेटर भी रोल नहीं है, यूरेटर का भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रेक्टम और एनस हो गए, ये वो हिस्से हैं जो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस क्या है। टेस्टिस पर आते हैं कि टेस्टिस क्या है। ये देख रहे हैं, ये टेस्टिस, ये टेस्टिस वन पेयर, और इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, या इसको हम लोग गोनाड भी कहेंगे, गोनाड के नाम से भी जाना जाता है। तो टेस्टिस के पास देख रहे हैं कि टेस्टिस के अपर रीजन में ये पोस्टीरियर, पीछे से ऊपर की तरफ जो है एक हिस्सा है, पोस्टीरियर और एंटेरियर। एंटेरियो पोस्टीरियर रीजन में एक रीजन, यहां एक डक्टल, हाईली कन्वोल्यूटेड डक्टल सिस्टम जो है वो यहां पर प्रेजेंट होता है। और ये हाईली कन्वोल्यूटेड डक्टल सिस्टम जो है ना, डक्ट का बना हुआ रहेगा, इसको कर दिया जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के लास्ट इसको कर दिया जाता है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के टेल से एक डक्ट जो है वो ओपन होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी स्पर्म बनेगा इस टेस्टिस में, उस स्पर्म को कैरी करके जो है वो लेकर के चला जाता है यूरेथ्रल पार्ट यानी बॉडी से बाहर करने में, सीमेन को इजैकुलेट करने के लिए यूरेथ्रा तक लेकर के जाता है। तो उस समय ये जो खुल रहा होता है इसको कर दिया जाता है डक्टस डिफरेंस कहिए, या फिर आप इसको स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं। ये स्पर्म डक्ट है या वास डिफरेंस भी कहा जाता है। आप लोग, हम लोग सुने भी हैं या पढ़े भी हैं कि जब कभी बर्थ कंट्रोल करना होता है, तो बर्थ कंट्रोल करना होता था तो पहले, अब नहीं, पहले स्थिति ऐसा होता था कि इसको जो है वो बांध दिया जाता था, टाइट कर दिया जाता था। और टाइट कर दिया जाता था किस लिए? ताकि सीमेन का इजैकुलेशन जो है फीमेल पार्ट में ना हो पाए। फीमेल पार्ट में नहीं होगा, स्पर्म जब पहुंचेगा नहीं तो फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी स्टेज को कंसीव नहीं कर पाएंगे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो पहले ऐसा किया जाता था, लेकिन अब जो है वो क्या किया जाता है, इसका कुछ हिस्सा कट करके इसको बांध दिया जाता है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो टेस्टिस को अगर देखें, इस टेस्टिस को, तो टेस्टिस जो है वो ओवल शेप में जो है वो मिलेगा, अंडे के आकार का। और इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, कंपार्टमेंट बना हुआ रहेगा। ये जो टेस्टिस के इनसाइड जो ये कंपार्टमेंट होते हैं, इस कंपार्टमेंट को कह दिया जाता है टेस्टिकुलर लोबुल्स। टेस्टिकुलर लोबुल्स कर देंगे। और ये टेस्टिकुलर लोबुल्स है ना, इस टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर जो है वो लगभग 1 से 3 की संख्या में हाईली कन्वोल्यूटेड डक्ट होता है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ डक्ट। इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका साइज जो है वो करीब करीब लेंथ जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर का लेंथ है। इस लेंथ पे डक्ट को रखे हुए हैं, और ये डक्ट को रखे हुए हैं, तो ये डक्ट जो होता है, इस डक्ट को कह दिया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह दिया जाता है। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिला, इनकी संख्या होती है 1 से 3, बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड होता है। और टेस्टिकुलर लोबुल्स, इच टेस्टिस जो है ये होते हैं 250 कंपार्टमेंट जो है वो मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब। एक्चुअली में ये है कहां पे? तो ये देखेंगे कि जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है, ये मान के चलो कि ये लोअर एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक, ये लोअर एब्डोमिनल पार्ट है। अब ये जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है
इस लोअर एब्डोमिनल के पार्ट के लोअर एब्डोमिनल के नीचे जो है आउटर रीजन में एक छोटा सा सैक बना होता है। इस सैक को कहा जाता है स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक। और इस स्क्रोटम सैक को जो है वो दो अलग अलग रीजन में जो है, दो अलग अलग पार्ट में जो है, दो अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहता है। ये सेप्टम स्क्रोटाई कहा जाता है। जो हिस्सा स्क्रोटम सैक को दो हिस्सों में बांटा हुआ है उसको सेप्टम स्क्रोटाई कहेंगे। अब ये सेप्टम स्क्रोटाई जो है, इसी स्क्रोटाई के अंदर ये कंपार्टमेंट में जो बचा इसी कंपार्टमेंट में टेस्टिस प्रेजेंस होता है। तो हम लोग को लोकेशन पता चल गया। लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है, ये कहाँ है? तो आउटर एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी लोअर एब्डोमिनल कैविटी के आउटर रीजन में एक सैक बना हुआ है। उस सैक को बोलेंगे स्क्रोटम सैक। और स्क्रोटम सैक दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, सेप्टम स्क्रोटाई में, और सेप्टम स्क्रोटाई में ही ये सेप्टम स्क्रोटम में ही ये दोनों टेस्टिस प्रेजेंस है, यानी वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंस है। फिर अब इस टेस्टिस को अगर अंदर हम लोग झांक करके देखें तो टेस्टिस के अंदर झांक के देखने के बाद क्या मिलेगा? तो टेस्टिस के अंदर इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलेंगे जिनकी संख्या, जिनका नंबर लगभग 250 है एक टेस्टिस में। और ये 250 कंपार्टमेंट जो है, इन पर हर एक कंपार्टमेंट में हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मिलेगा, हाईली कन्वोल्यूटेड डक्ट मिलेगा। उस डक्ट को कह दिया गया है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो लगभग कितना होगा संख्या में? 1 से 3। और इस सब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, एक नेटवर्क बना है, नेटवर्क में ओपन होता है, नेटवर्क ऑफ डक्ट में ओपन होता है। जहां नेटवर्क ऑफ डक्ट में ओपन होता है उसको कह दिया जाता है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस में ओपन होता है। बात क्लियर है? एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जैसा कि अभी बताया कि एब्डोमिनल कैविटी जो है, इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कह दिया गया स्क्रोटम सैक। और स्क्रोटम सैक में ही ये प्रेजेंस है। स्क्रोटम सैक दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है और ईच कंपार्टमेंट है वन टेस्टिस। एब्डोमिनल कैविटी विदिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में है, और जो पाउच है उस पाउच को, उस थैली को कह दिया गया स्क्रोटम सैक बोलेंगे, स्क्रोटम सैक बोलेंगे। ठीक है? द स्क्रोटम helps in maintaining the low temperature of the testis to say 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। अच्छा, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रखे हुए हैं? इसको अंदर भी तो रख सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में होता भी है। ये बाहर क्यों रखे हुए हैं? तो बाहर रखे हुए कि ह्यूमन में जब गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जनरली बॉडी के लोअर टेम्परेचर पर होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन में, मेल में, सिर्फ मेल में, फीमेल में ऐसे नहीं है। फीमेल बॉडी में बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। मेल में बस ऐसा है कि मेल में जो है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पर होता है बॉडी टेम्परेचर से। तो बॉडी टेम्परेचर से कम पर होता है, तो इनके लिए, इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए स्क्रोटम सैक जो है, ये स्क्रोटम सैक क्या करेगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करके रखेगा। बॉडी का टेम्परेचर जो है ये कम करके रखेंगे। इतना बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए। स्क्रोटम का, टेस्टिस का इतना कम होना चाहिए। इतना कम होना चाहिए मतलब कि एक्चुअल कितना पर फॉर्मेशन हो रहा है? एक्चुअल हो रहा है 34.5 डिग्री से टू 35 डिग्री सेल्सियस, है ना? 34 से 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस पर फॉर्मेशन हो रहा है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसलिए क्या किया गया कि ये स्क्रोटम सैक को जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखे हुए हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब स्क्रोटम सैक के इसके अंदर क्या देखे हुए थे? तो इसके अंदर जैसे ये देखिए फिगर कि स्क्रोटम सैक का ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये स्क्रोटम सैक है
और इसी स्क्रोटम सैक में हम लोग देख रहे हैं कि इस स्क्रोटम सैक के पास टेस्टिस, ये टेस्टिस है, यही टेस्टिस है, ये लेफ्ट टेस्टिस और ये राइट टेस्टिस। तो वन पेयर टेस्टिस हो गया स्क्रोटम। अब ये जो है वो दो हिस्सों में बांटा हुआ है, दो अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो ये जो दो हिस्सों में बांट करके रखा है किसको, अरे यार ये स्क्रोटम सैक को जो दो हिस्सों में बांट करके रखा है इसको कह दिया गया सेप्टम, सेप्टम स्क्रोटाई, सेप्टम स्क्रोटाई। और सेप्टम, ये टेस्टिस जो है ये एब्डोमिनल कैविटी से जो है एक डक्ट, एक कोड से जो है, एक मस्कुलर कोड से जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। और जिस मस्कुलर कोड से ये जुड़ा हुआ है उस कोड को ही कह दिया जाता है अस्पर्मेटिक कोड। इसको बोलेंगे अस्पर्मेटिक कोड, अस्पर्मेटिक कोड। तो अस्पर्मेटिक कोड से एब्डोमिनल कैविटी से ये टेस्टिस जुड़ा हुआ रहता है, मतलब फिक्स होते हैं कि टेस्टिस हुआ, टेस्टिस से जो है एक कोड आएगा, वो कोड होगा स्पर्मेटिक कोड, और स्पर्मेटिक कोड से ही टेस्टिस जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, यानी इस टेस्टिस में पड़ा हुआ रहता है। और इसी स्पर्मेटिक कोड्स के अंदर जो है ना, ये स्पर्मेटिक कोड जो होता है, इसी स्पर्मेटिक कोड के अंदर से वास डिफरेंस, ब्लड वेसल्स और न्यूरल टिश्यूज इन्हीं से होकर के गुजर रहा होता है, स्पर्मेटिक कोड से ही होकर के गुजर रहा होता है। तो ये एनसीईआरटी है, ये देखिए ये टेस्टिस है, और टेस्टिस जो है वो चारों तरफ से एक सैक से घिरा हुआ है, एक सैक से घिरा हुआ है। जिस सैक से घिरा हुआ है उसको क्या नाम देंगे, स्क्रोटम सैक। और स्क्रोटम सैक के अंदर ये रेड कलर में जो दिखाए हुए हैं यही है टेस्टिस, टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर ये डक्टल सिस्टम है। एनसीईआरटी में कुछ खास इमेज नहीं दिया हुआ है, अच्छा इमेज नहीं है, मतलब इसको देखेंगे। हाँ, बार-बार इमेज इसलिए देख रहे हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में स्क्रोटम सैक और टेस्टिस जो है वो है कहां। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग बार-बार इमेज देखते जाएंगे, ठीक है, इमेज को देखते जाएंगे। और इसी के अंदर जो है वो बहुत सारा क्या मिला, कंपार्टमेंट मिला था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, टेस्टिकुलर लोबुल्स बोले थे। और टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर ही, टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर ही 1 से 3 की संख्या में सेमिफेरस्टिबुल्स मिला था। ये जो स्क्रोटम सैक है ना, उस स्क्रोटम सैक का जो सेप्टम स्क्रोटाई था, इसको क्या बोले थे, सेप्टम स्क्रोटाई। अब ये जो सेप्टम स्क्रोटाई है, यही सेप्टम स्क्रोटाई जो बाहर की तरफ से ये लाइनिंग के जैसा दिखाई दे, ये सेप्टम स्क्रोटाई क्या है, इंटरनली स्क्रोटम सैक को जो है दो हिस्सों में बांट के रखा है। लेकिन बाहर से यही सेप्टम स्क्रोटाई जो है एक लाइनिंग, मस्कुलर लाइनिंग के जैसा दिखाई देगा, जिसको रैफे कहा जाता है, रैफे कहेंगे। ये हो गया स्क्रोटम सैक। अब इस स्क्रोटम सैक में भी हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्रोटम सैक के पास भी जो है दो, स्क्रोटम सैक के पास जो है वो दो तरह का मसल्स मिलेगा। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि दो होते हैं। कुछ मसल्स जो है वो इस तरह से है, ऐसे है, कुछ मसल्स जो है वो इस तरह से है, यानी कुछ लॉन्गिट्यूडनल है और कुछ ट्रांसवर्स मसल्स होते हैं। दो अलग अलग तरह का, एक को नाम होगा डार्टोस और दूसरे को क्रेमिस्टस मसल्स बोलेंगे। क्या है, तो इन एडल्ट्स each testis is oval शेप में होता है, in oval shape with a length of 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter। तो ओवरी को, टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस जो है वो ऐसा ओवल शेप में मिलेगा, और इस ओवल शेप में जो है यहां से यहां तक का जो हाईएस्ट होगा ना, जहां रेडियस जो है वो ज्यादा है, ये वाला रीजन को हम लोग लेंथ के लिए लेंगे। और इस हिस्से से यहाँ का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर का इसका लेंथ हो जाएगा। और विड्थ कितना देख रहे हैं, तो विड्थ हो रहा है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया विड्थ। जो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होगा, जो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होगा उसको लिया जाता है। तो जो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो
एडल्ट की बात किया है, ये एक एडल्ट को अगर देखें तो उसमें टेस्टिस का जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा, 4 से 5 सेंटीमीटर का लेंथ होगा और विड्थ जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का विड्थ हो जाएगा। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। हाँ, एनसीईआरटी अब एक लाइन में बात खत्म कर रही है कि टेस्टिस जो है वो डेंस कवर से जो है वो चारों तरफ से डेंस कवरिंग से जो है कवर होता है। बट अब एनसीईआरटी जो बात छुपाई है उसको हम लोग रिवील करते हैं। क्या है कि ये जो टेस्टिस जिसका एनसीईआरटी डेंस कवरिंग कर रही है ना, एक्चुअली में ये डेंस कवरिंग 3 लेयर्स में मिलेंगे। 3 लेयर का बना हुआ है, 3 अलग-अलग लेयर, 3 अलग-अलग कवर। उसमें से एक कवर है टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका एल्बुजिनिया। फिर दूसरा लेयर है टूनिका वैस्कुलोसा, वैस्कुलोसा कहा जाएगा। और तीसरा लेयर जो है उसको कह दिया जाएगा टूनिका वेजिनलिस, वेजिनलिस। ये 3 लेयर है जिसको एनसीईआरटी एक लाइन में बात खत्म कर दी है कि टेस्टिस जो है वो एक डेंस कवर से, एक डेंस कवरिंग से जो है वो चारों तरफ से कवर्ड है। वो एक्चुअली में जो डेंस कवरिंग है वो क्या है, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वैस्कुलोसा और टूनिका वेजिनलिस। और ये तीनों जो लेयर हैं, इन तीनों लेयर को कॉमनली टूनिका कह दिया जाता है। इसलिए इन तीनों में भी आप नाम देखोगे, इन तीनों का सबसे फर्स्ट नेम जो है वो टूनिका लिया गया है। ये टूनिका एल्बुजिनिया है, टूनिका वैस्कुलोसा है, टूनिका वेजिनलिस है। तो इन तीनों लेयर को कॉमनली एक नाम दिया गया, उस नाम को कह दिया गया टूनिका। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो वेजिनलिस है, फिर मिडिल लेयर जो है टूनिका एल्बुजिनिया है और फिर वैस्कुलोसा है। तो ये होता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो टेस्टिस होता है उसमें ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, लगभग 250, और इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोबुल्स। टेस्टिकुलर लोबुल्स कहा गया था कि टेस्टिकुलर लोबुल्स होता है। और हर एक टेस्टिकुलर लोबुल्स में अगर देखेंगे तो एक टेस्टिकुलर लोबुल्स में 1 से 3 की संख्या में जो है वो क्या मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगा। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या मिलेगा, तो each testis has about 250 compartments called testicular lobules। 250 कंपार्टमेंट होगा जिसको टेस्टिकुलर लोबुल्स बोलेंगे। each lobules contain 1 to 3 highly, 1 से 3 के संख्या में, लगभग 1 से 3 के संख्या में हाईली क्वाइल्ड, बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड seminiferous tubules in which sperms are produced। तो सबसे पहले क्या मिला, टेस्टिकुलर लोबुल्स। और ये टेस्टिकुलर लोबुल्स कितना मिला, 250। और 250 टेस्टिकुलर लोबुल्स में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना मिले, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिला 1 से 3। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिला। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अगर अंदर झांक के देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह का सेल मिलेगा। एक सेल को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, और दूसरा सेल जो होता है उसको कहा जाता है सर्टोली सेल। तो इसके अंदर, ये तो हम लोग टेस्टिस के अंदर झांक करके देखें तो टेस्टिस के अंदर झांक के देखने के बाद क्या मिला कि टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। और उसके अंदर जब देखें तो उसके अंदर मिला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर झांक करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, इसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर देखें उसका टीएस ले ले, एलएस ले ले, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर ले ले टीएस, तो इस टीएस के अंदर क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सेल का लेयर मिलेगा। और ये सेल के जो लेयर होंगे, इसी सेल के लेयर को कह दिया जाता है मेल जर्म सेल। ये जो मेल जर्म सेल है इनको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। और सेल के बीच बीच में जो है वो क्या होगा, इसके लेयर के बीच में जो एक बड़ा बड़ा सा सेल होगा, इनके बीच में जो कुछ कुछ सेल्स होंगे, जो ये जो जर्म सेल है इनसे जब स्पर्म बनना शुरू होगा तो स्पर्म को जो है नॉरिशमेंट करेगा।
तो दो तरह का सेल मिलेगा। एक सेल क्या मिलेगा, एक सेल जो पीले पीले रंग का जो दिखा रहा है ये एक्चुअली में क्या है, सर्टोली सेल है ना, तो ये सर्टोली सेल मिलेगा। और एक बहुत सारे सेल मिलेंगे, सेल का लेयर मिलेगा जिसको कह दिया जाएगा जर्म सेल, मेल जर्म सेल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स का जो इनर लेयर है वो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू का तो बना हुआ है ही, एपिथेलियल के अलावा क्या है, जर्म सेल है ना, तो जर्म सेल है तो कह दिए जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। तो इस जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ मिलेगा। एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो टेस्टिस को जो देखें, तो टेस्टिस के अंदर देखें, ये देख रहे हो बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स का ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स जिस कंपार्टमेंट में है, ये जहां पर प्रेजेंस है, इस कंपार्टमेंट को क्या कह दिया जाएगा, टेस्टिकुलर लोबुल्स। ठीक, इसको कह दिया जाएगा टेस्टिकुलर लोबुल्स, इसका नाम दिया टेस्टिकुलर लोबुल्स। और टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर मिला हम लोग को, इसके अंदर मिला था सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। अब इस जितना सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है, इस सारा सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स ये आकर के ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी जब इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन, इसमें बनेगा स्पर्म, अब इसमें जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये स्पर्म जब बॉडी से बाहर करना होगा तो सबसे पहले पहुंचेंगे रिटे टेस्टिस में। जब हम लोग मेल एक्सेसरी डक्ट पढ़ने लगेंगे तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो रिटे टेस्टिस है, ये रिटे टेस्टिस इसका काम क्या करता है। तो रिटे टेस्टिस में ओपन हो जाता है, यही रिटे टेस्टिस है, छोटा सा डक्ट यहां देख रहे हैं, इस डक्ट में ओपन हो रहा है। एक जिस डक्ट में ओपन हो रहा है उसको कह दिया जाता है एफरेंट डक्टल या डक्टस वाशा एफरेंसिया भी कहा जाता है। तो वाशा एफरेंसिया में खुल रहा है। फिर ये जो पोस्टीरियर और एंटीरियर रीजन में ये जो रेड देख रहे हैं, इसका फिगर में देख रहे हैं कि ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस का टेल वाला हिस्सा जिसको कौडा एपिडिडाइमिस कह दिया जाएगा, और एपिडिडाइमिस का हेड वाला पोर्शन जिसको कॉपोट एपिडिडाइमिस कह दिया जाएगा। ये हेड पोर्शन है एपिडिडाइमिस का, ये बॉडी वाला पोर्शन है, और जहां पर स्पर्म डक्ट आकर के जुड़ा हुआ है उस रीजन को एपिडिडाइमिस का टेल कर दिया जाएगा। मतलब टेस्टिस के अंदर हम लोग को क्या क्या मिला, तो टेस्टिस के अंदर मिला टेस्टिकुलर लोबुल्स। इस टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर क्या मिला, तो इसके अंदर मिला सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या मिला, तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मिला दो तरह का सेल, और ये दोनों जो सेल थे उनमें से एक सेल बनाएगा गैमेट यानी कि स्पर्म, और दूसरा सेल वो गैमेट जो बन रहा होगा उसको करेगा नॉरिशमेंट यानी देगा न्यूट्रिशन। और ये जो एनसीईआरटी बात कर रही थी कि डेंस कवरिंग से बना हुआ है, उसका मिडिल लेयर में दिया हुआ है फिगर में, टोनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और देख लेते हैं, और देखो ये देखो कितना कन्वोल्यूटेड, ये हो गया लोबुल्स। ठीक है, लोबुल्स जिसको क्या बोले थे, सेमनीफरस, सॉरी टेस्टिकुलर लोबुल्स बोले थे इसको हम लोग, कि टेस्टिकुलर लोबुल्स होता है। अब ये टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर ये देख रहे हो डक्ट जो हाईली कन्वोल्यूटेड है, इसको बाहर निकाल करके देखें तो ये इस तरह का सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स मिला। ये डक्ट जो है वो क्या है, तो ये डक्ट को हम लोग बोले सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। और सब डक्ट जो है वो नेटवर्क में खुला, और इस नेटवर्क को क्या बोल दिया गया, डक्ट, नेटवर्क ऑफ डक्ट रिटे टेस्टिस। रिटे टेस्टिस जहां ओपन हो रहा होता है उसको कह दिया जाता है वाशा एफरेंसिया। वाशा एफरेंसिया जहां ओपन हो रहा होता है उसको कह दिया जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जहां ओपन हो रहा होता है उसको कह दिया जाता है स्पर्म। तो टेस्टिस के अंदर जो है वो हम लोग को कंपार्टमेंट मिला 250। कंपार्टमेंट के अंदर सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स मिला 1 से 3 की संख्या में, जो हाईली क्वाइल्ड हैं। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी, each seminiferous tubules is lined on its inside by 2 types of cell
called male germ cell, spermatogonium and Sertoli cell, जैसा कि बताएंगे। अभी मान के चलिए कि हम लोग ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का जो है वो पार्ट ले लिए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का टीएस लिए। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का जब टीएस लिया तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो क्या मिलेगा, तो इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड यहाँ जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज मिलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, इसके बहुत सारे लेयर होंगे। अब ये जो टिश्यू होगा इसका काम क्या है, तो ये बनाएंगे स्पर्म, ये बनाएगा स्पर्म। और इन टिश्यू के बीच में जो है, इन टिश्यू के बीच में यहां कुछ लार्ज सेल्स जो है वो मिलेगा। ये जो लार्ज सेल्स मिलेगा इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल दिया जाएगा सर्टोली सेल, सर्टोली सेल कहेंगे। अच्छा, इनको क्या नाम दिए थे, तो इनको हम लोग बोले थे मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसी से जो है मियोसिस डिवीजन की वजह से इनमें जो है मेल गैमेट बनेगा, यानी कि स्पर्म बनेगा। ये हो गया सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है इससे क्या बन रहा है, तो ये जो मेल जर्म है इनसे बनेगा स्पर्म, स्पर्म बनेगा। और बनेगा कैसे, तो ये बनेगा मियोसिस डिवीजन होगा तब। मियोसिस डिवीजन क्या है, तो मियोसिस डिवीजन कहा गया कि अगर सेल का डिवीजन हो रहा है और सेल के पास जितना क्रोमोसोम है उसका अगर हाफ हो जाए तो उसको कह दिया जाएगा मियोसिस डिवीजन। अभी 11th में जब मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा हम लोग को दो तरह का, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में हाफ होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा तब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब ये फर्स्ट डिवीजन जब होता है तो रिड्यूस कर जाता है, तो मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं ना कि स्पर्मेटोगोनिया सेल में रिडक्शनल डिवीजन की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब जो स्पर्म बना, इस स्पर्म के फॉर्मेशन होने के बाद इस स्पर्म को नॉरिशमेंट भी चाहिए होगा, न्यूट्रिशन भी मिलना होगा। तो इनको न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से, तो इनको मिलेंगे ये देंगे सर्टोली सेल देंगे इनको न्यूट्रिशन। और सर्टोली सेल जो इनको न्यूट्रिशन देंगे, तो जब सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन दे रहा है तो सर्टोली सेल को एक और नाम दे दिया जाएगा, सर्टोली सेल को कह दिया जाता है नर्स सेल, नर्स सेल भी कहते हैं। तो जो भी था हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, जितना भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स था, each seminiferous tubules is lined on its inside, अंदर की तरफ से ये क्या होता है, दो तरह के सेल से बने हुए हैं, जिसको कह दिया गया है, उनमें से एक को कह दिया गया है मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे सेल को कहा गया है सर्टोली सेल। अब ये मेल जर्म सेल जो होगा, जो मेल जर्म सेल है, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मेयोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म। मेयोटिक डिवीजन होगा, मेयोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा कि इस स्पर्मेटोगोनिया के पास कितना होगा, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा इस स्पर्मेटोगोनिया के पास उसका हाफ हो जाएगा, आधा। तो सपोज करो कि ये स्पर्मेटोगोनिया है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के पास कितना होगा, ह्यूमन के पर सेल में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कि ये होंगे 2n, और 2n इज इक्वल टू एक्चुअली में है कितना, तो 2n इज इक्वल टू है 46, तो 2n इज इक्वल टू 46, यानी इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के पास जो है वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल में जो है वो क्या है, इसमें होगा मेयोटिक डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन। और मेयोटिक डिवीजन जब होगा तो मेयोटिक डिवीजन होने के बाद, मेयोटिक डिवीजन का कौन सा, तो डिवीजन फर्स्ट है ये, और जब फर्स्ट डिवीजन होगा तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो बदल जाएगा स्पर्म में। ये जो स्पर्म में कन्वर्ट होगा मेयोटिक डिवीजन से, इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्म के बनने के प्रोसेस को, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के प्रोसेस को कह दिया जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बात याद रखिएगा आप सब, जेनेसिस वर्ड सफिक्स है बायोलॉजी में, और इस सफिक्स का अगर कहीं पे ये जेनेसिस वर्ड आ रहा है मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है सेल्स का,
सेल्स का या जो भी आ रहा है जिसके लिए आएगा उस चीज का फॉर्मेशन के बारे में कहा जा रहा है। तो यहां बोल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म जेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जब होगा तो उसको कह देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मेयोटिक डिवीजन हुआ है जिसके पास था 46 या 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इनके पास कितना हो जाएगा, इनके पास हो जाएगा n इज इक्वल टू ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर में नहीं बोलेंगे, पेयर बोलेंगे तो वापस हो जाएगा 46, तो ये n नंबर में क्रोमोसोम बचेगा इसके पास। तो मेयोटिक डिवीजन होने के वजह से फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेल जर्म सेल में जब मेयोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा स्पर्म। व्हाइल सर्टोली सेल्स, ये जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल क्या कर रहा था, स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रहा था। तो सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जो गैमेट बनाने वाले सेल हैं उनको न्यूट्रिशन की व्यवस्था क्या की गई है, सर्टोली सेल बना दिया गया। तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन दे रहा है, तो सर्टोली सेल को एक नाम दे दीजिए, इसको कह दिया जाएगा नर्स सेल्स। द रीजन आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, अच्छा ये दो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हम लोग देखें, इस सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का भी दो ट्यूब्यूल्स है तो उसके बीच में कुछ कुछ स्पेस दिख रहा है। ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को कह दिया जाता है, इस स्पेस को कह दिया जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या मिलेगा, तो इसमें भी बहुत सारे सेल होंगे, इसमें भी कुछ कुछ सेल्स मिलेगा, कुछ सेल्स इसके बाहर का भी होगा, और ये जो इसके बाहर सेल्स होंगे ना, इस सेल को कह दिया जाएगा लेडिक सेल। लेडिक सेल, और लेडिक सेल जिसमें है, एक्चुअली में लेडिक सेल मिल कहां रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में मिल रहा है। तो इस लेडिक सेल को एक और नाम दे सकते हैं, इसका हम लोग एक और नाम कर सकते हैं कि इनको कह दें इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं। अच्छा लेडिक सेल नाम क्यों दिए, तो लेडिक सेल नाम दिया गया था साइंटिस्ट के नाम पर। ये जिन्होंने सबसे पहली बार लेडिक सेल का डिस्कवर किया था या लेडिक सेल के बारे में बताए थे, उनका नाम था फ्रांस वान लेडिक। तो ये जो फ्रांस वान लेडिक थे ना, उन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया था, और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को सम्मान देने के लिए सेल का भी नाम रख दिया लेडिक सेल। नहीं तो एक्चुअली इसका नाम है क्या, इंटरस्टिशियल सेल। करेगा क्या, तो लेडिक सेल का काम है कि ये मेल में मेल एंड्रोजन्स को जो है वो रिलीज करेगा, और मेल एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन हार्मोन्स को जो है वो रिलीज करेंगे। इसके अलावा एक सेल तो मिला ही ना, इंटरस्टिशियल सेल। इस इंटरस्टिशियल सेल के अलावा यहाँ ब्लड के वेसल्स मिलेंगे, इसके अलावा कुछ यहाँ पे जो है इम्यूनोलॉजिकल सेल्स मिलेगा, यानी डब्ल्यूबीसी का भी सेल्स मिलेगा यहाँ पे। तो दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस बचा, उस स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल है, ब्लड वेसल्स हैं, और उसी में इम्यूनोलॉजिकल सेल्स है, नर्व सेल्स भी होंगे। तो दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस मिलेगा, उस स्पेस को कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, उस स्पेस को बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, उस इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल मिलेगा। इंटरस्टिशियल सेल के अलावा डब्ल्यूबीसी के यानी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स मिलेंगे, ब्लड वेसल्स मिलेगा, ये सब वहां प्रेजेंस होगा। द रीजन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो हिस्सा है उसको कह देंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। कंटेन, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो रखा क्या है, तो कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे ब्लड के वेसल्स हैं, छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं हैं, एंड इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल है जिसको लेडिक सेल भी कहा जाएगा, क्या, जिसको लेडिक सेल भी कहेंगे। तो इंटरस्टिशियल स्पेस था, इंटरस्टिशियल स्पेस के बाहर, इंटरस्टिशियल स्पेस किसको बोले, दो ट्यूब्यूल्स के जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स तो 1 से 3 का संख्या में था ना, तो 1 से 3 की संख्या में तो ये ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स है, दूसरा ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। तो ये दोनों सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस बच रहा है, इसी स्पेस को हम लोग क्या नाम दिए हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को ही क्या नाम दिया गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस नाम दिया। और
ट्यूब्यूल्स, दो ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस रहेगा, उसी के अंदर लिडिक सेल मिला, उसी के अंदर ब्लड वेसल्स मिले, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी के सेल भी मिलेंगे, उसके अंदर मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसा कि इसमें देखें, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर देख रहे हैं, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हुआ, ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हुआ, ये दूसरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हुआ। ऐसे ऐसे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का डक्ट का एक पार्ट, डक्ट का जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का दिया हुआ है। और इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के पास ये जो देख रहे हैं कि इसके पास सेल का ये सब लेयर है, ये जो सेल का लेयर है, इस सेल के लेयर को क्या बोले? स्पर्मेटोगोनिया। इसको स्पर्मेटोगोनिया कर दिया गया। मेल जर्म से मेल जर्म से, तो मेल जर्म सेल मिला। इस मेल जर्म सेल में जो बन रहा है, ये मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? तो इस स्पर्मेटोगोनिया, ये जो स्पर्मेटोगोनिया था, इस स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस, और मियोटिक डिवीजन जब हुआ तो बना क्या? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म बना। फिर दो सेल्स के बीच में, ये दो डक्ट के बीच में, एक डक्ट ये है और एक डक्ट ये है, दूसरा डक्ट। तो ये दोनों डक्ट के बीच में ये जो स्पेस मिल रहा है, इस स्पेस में जो सेल मिलेंगे उस सेल को कह दिया गया है इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को हम लोग एक और नाम दिए थे लिडिक सेल। ये लिडिक सेल है ये। और यही लिडिक सेल जो है ये रिलीज क्या करेंगे? तो ये रिलीज करेगा एक हार्मोन, और उस हार्मोन को कह दिया जाएगा एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा। और देख लेते हैं, ये देखिए और क्लियर इमेज। इसमें क्या है? ये बड़ा बड़ा जो सेल, सब जो सेल दिख रहा है, इसको कह दिए शर्टोली सेल, जो न्यूट्रिशन देने का काम करता था। तो इसको हम लोग बोले थे नर्स सेल भी है, ये नर्स सेल भी कह दिया जाएगा इसको। दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो सेल का गुच्छा देखने को मिल रहा है, जो एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा, उसको कह दिया जाएगा लिडिक सेल। ये लिडिक सेल है। लिडिक सेल के पास, लिडिक सेल से ये टेस्टिस का इनर वाला हिस्सा जो है वो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ है। यहीं पे जो थे वो स्पर्मेटोगोनिया था, ये स्पर्मेटोगोनिया है। और इस स्पर्मेटोगोनिया सेल में जब माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस की वजह से ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा, तो मियोसिस फर्स्ट जब होगा ना, तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड जब होगा, तो मियोसिस सेकेंड जब होगा तो उससे बन जाएगा स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर के बना देगा स्पर्म। स्पर्मेटिड इज नॉट अ स्पर्म। ये प्रीकर्सर सेल है, स्पर्म का प्रीकर्सर सेल, यानी स्पर्म बनने से पहले वाला जो सेल है उसको स्पर्मेटिड कहा जाता है। तो पहले हुआ क्या? पहले था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है इसमें माइटोसिस हुआ, बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है वो मियोसिस फर्स्ट हुआ, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड होने के बाद बना स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होगा, उनका बॉडी का चेंजेस होगा, और ये चेंजेस होने के बाद ये क्या में बदल जाएंगे? स्पर्म में बदल जाएंगे। और देखिए ये क्या है? ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को जो ट्रांसवर्स सेक्शन डायग्रामेटिक सेक्शनल दिया गया है डायग्राम के साथ। क्या है? तो ये लेयर, सेल का लेयर, और जो सेल का लेयर है जर्मिनल एपिथेलियल का, उसको कहें स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया को नॉरिशमेंट दे रहे थे,
इनका काम है न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन दे रहा है। अब इसी में जो है ये क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस की वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होने के बाद बना स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ डिफरेंशिएशन करके बदल गया स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटिड बदल गया स्पर्मेटोजोआ में। तो स्पर्मेटोगोनिया में यहां क्या हुआ, तो क्या हुआ था माइटोसिस, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी में कैसे बदले, तो यहां हुआ है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट हुआ, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड में कैसे बदले, तो यहां हुआ है मियोसिस सेकेंड, ठीक। और मियोसिस सेकेंड होने के बाद स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में क्यों बदला, तो इनमें हुआ है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन होकर स्पर्मेटोजोआ। अब यही स्पर्मेटोजोआ देखें तो ये स्पर्मेटोजोआ आकर के किससे, तो ये आकर के सर्टोली सेल से अटैच हो जाते हैं, और सर्टोली सेल से अटैच होकर के न्यूट्रिशन ले रहा होता है सर्टोली सेल से, तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा होता है। तो क्या क्या मिला, एक तो एक बार रिकॉल करते हैं, एक तो टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर जो है वो कंपार्टमेंट मिला, कंपार्टमेंट, और ये जो कंपार्टमेंट था इसका नाम हम लोग क्या रखे, इसका नाम रखे हम लोग टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोबुल्स। इस टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर इनसाइड, इसके इनसाइड जो है वो क्या मिला, तो इसके इनसाइड जो है वो मिला डक्ट, जिसको हम लोग बोले सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड, इसके अंदर क्या मिला, तो इसके अंदर मिले टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ये दो तरह के जो सेल्स थे उनमें से एक सेल जो था उसको कह दिया गया सर्टोली सेल, और दूसरा जो सेल था उसको कह दिया गया स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन करके बनाएगा स्पर्म, और जो स्पर्म बनेंगे ये सर्टोली सेल इनको जो है वो न्यूट्रिशन दे, या ये कह दे कि सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये हम लोग टेस्टिस के इनसाइड। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के यानी इसके आउटसाइड, इसके आउटसाइड है, इसके तो अंदर, अंदर की तरफ दो तरह का सेल मिला, बाहर की तरफ क्या मिला, तो बाहर की तरफ मिला इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस मिला, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या मिला, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में मिला इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, और इस इंटरस्टिशियल सेल जो थे इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, लेडी सेल। अब ये इंटरस्टिशियल सेल जो है वो क्या रिलीज किया, तो ये रिलीज किया, रिलीज एंड्रोजन, और एंड्रोजन जो था, एंड्रोजन जो था, इस एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन है उसको क्या बोलेंगे, इसका जो मेन हार्मोन है मेल में वो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये हम लोग अब तक जो हम लोग देखे वो, तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ था उसको हम लोगों ने कवर किया कि क्या क्या था एनसीईआरटी में। अब ये जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ था इनमें से कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे, याद कर लेंगे कि क्या क्या देखे पिछले क्लास में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, टेक केयर।